अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सेठी साहब, वीकेंड में तो बहुत सारी हैपनिंग्स हो गई, बहुत कुछ हुआ जिसको हमने डिस्कस करना है। ज़ाहिर है तोशा खाना की तलवार जिसकी आपने पेशगोई की थी वो भी करनी है, फिर जो उसके ख़िलाफ़ पीटीआई वाले चीज़ें कर रहे हैं उसको भी डिस्कस करना है, फिर हमने एक कॉन्फ्रेंस को भी डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले मैं चाह रही थी कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उसको हम डिस्कस कर लें। अरशद शरीफ साहब जो ज़ाहिर है हम में नहीं रहे अब, और इंतहाई दिल खराश वाक़या कीनिया में पेश आया, जिस पे अभी भी ज़ाहिर है तहकीकात की जाएंगी और सब कुछ होगा। अभी तो हक़ाइक़ क्या हैं क्या नहीं है सामने आ रहे हैं, लेकिन यकीनी तौर पर ये आपके लिए भी उतना ही दिल खराश है जितना बाकी तमाम देखने वालों के लिए और सहाफ़ी बरादरी के लिए है। हाँ, ज़ाहिर है फरवा, हमारे कम्युनिटी के एक साथी के साथ ऐसी ट्रेजेडी आई है तो बड़ा मायूस होते हैं हम। बहुत अफसोस होता है। अफसोस इस बात का भी है कि जिन हालात के अंदर अब बहस छिड़ गई इस वाक़या के ऊपर, वो भी अफसोसनाक है। इस पे कोई शक नहीं है कि अरशद शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब थे, फिर इस्टेब्लिशमेंट से दूर हो गए, और इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी थे। उनकी दिफा में बहुत कुछ उन्होंने किया, और फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब कि प्रेशर इमरान खान साहब के ऊपर पड़ा तो उनका ये ख्याल था कि शायद उनके ऊपर भी प्रेशर आए, और वो मुल्क छोड़ के चले गए। और पहले वो यूएई गए, उसके बाद कुछ खबरें हैं कि शायद वो लंदन भी गए, मगर कोई अभी तक कोई पक्की बात समझ नहीं आई। मगर उनके वकील का ये कहना है कि वो फिर कीनिया चले गए यूएई से। और कीनिया क्या करने गए ये तो पता नहीं है हमें, पहली बात। दूसरी बात ये कि वहाँ क्या हुआ, अब उसके ऊपर एक मौक़िफ़ जो सारी इस मुल्क में एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक सोच है जिसका वाबस्तगी इमरान खान और पीटीआई के साथ है, वो तो ज़ाहिर है इशारे यही कर रहे हैं। कुछ कार्रवाई हुई है टू साइलेंस अरशद शरीफ। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जिनको मालूम नहीं है और वो ये यकीन नहीं करने के लिए तैयार कि इस किस्म की ज़िम्मेदारी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ठहराई जाए, और वो फिर सामने लाते हैं जो केन्या से पुलिस का जो वहाँ की पुलिस का जो मौक़िफ़ है। अब ये मामला जो है ये संगीन हो चुका है, इसलिए क्योंकि अब पूरा एक बयानिया शुरू हो गया है और इल्ज़ाम लग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कीनिया की लीडरशिप के साथ बात की है और कहा है कि इस पर पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए और हमें पता चलना चाहिए क्या हुआ। ये बड़ा अच्छा कदम उठाया उन्होंने। इमरान खान साहब ने भी मुतालबा किया है कि अच्छी बात, बिल्कुल हमें क्लियर होनी चाहिए ये बात। वहाँ की जो ये जो पीटीआई वाले जो हैं ये समझते हैं टारगेटेड किलिंग थी। श्री मज़ारी साहबा ने और लोगों ने भी इसकी तरफ इशारा किया है और बड़े खुल के बात कही है, गुस्से में बात कही है। उधर वहाँ की जो पुलिस है और वहाँ के जो मीडिया है उनकी तरफ से जो बयानिया आ रहा है वो इस किस्म का है कि दो उसके पहलू हैं। एक पहलू के बारे में तो सबको इल्म है, दूसरे पहलू के ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा। एक पहलू तो ये है कि जी वहाँ की पुलिस ने कोई ब्लॉकेड्स किए हुए हैं, नाकाबंदियाँ की हुई हैं, क्योंकि वहाँ टेररिज्म बहुत है। सोमालिया से इस्लामिक टेररिस्ट जो हैं वो उन इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं, और बड़ी सख्त किस्म की पुलिस की कार्रवाई है वहाँ, और चेक पोस्ट हैं वगैरह वगैरह। और ये कि ये आए थे, इनकी गाड़ी ने, एक पुलिस ने इनको कहा कि आप रुकें चेक पोस्ट पे, इन्होंने नहीं गाड़ी रोकी तो पुलिस ने फायरिंग की और उस फायरिंग के अंदर वो मारे गए। उसमें वो ये भी कहते हैं कि 10-11 गोलियां गाड़ी को लगी हैं, कुछ गोलियां साइड से इधर से लगी हैं, कुछ इधर से लगी हैं और कुछ पीछे से लगी हैं। और उनका ये कहना है कि जो पीछे से जो गोली लगी है वो उनको एक गोली सर में लगी है, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पे इंतकाल कर गए। एक आध तस्वीर भी मीडिया पे आ गई है उनकी कि वो बैठे हुए हैं और वो ऐसे करके बैठे हुए हैं, खून निकल रहा है उनका सर से। अब
ये पुलिस का मौक़िफ़ है कि ये केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, मतलब ये है, उनका ये कहना है कि इसी किस्म की नंबर प्लेट की गाड़ी, यही नंबर प्लेट नहीं मगर जहाँ से ये जैसे लाहौर की नंबर प्लेट्स हैं, इस्लामाबाद की नंबर प्लेट्स हैं, तो इसकी भी वही नंबर प्लेट थी जो कि एक और गाड़ी जो कि जिस पर एक बच्चा अफवाह हो गया था, तो उसको ढूंढ रही थी पुलिस, और बच्चा तो मिल गया मगर गाड़ी जो नहीं मिली। तो पुलिस का ये ख्याल था कि शायद ये उसी किस्म की नंबर प्लेट है, तो ये शायद गाड़ी वही है जिसको वो ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए इनको रोका, और जब नहीं रुका तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। तो एक तरफ से तो पुलिस का ये मौक़िफ़ है वहाँ। अच्छा, अब ये मुमकिन भी है बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई इस पर कंस्पिरेसी हो या साजिश हो, मगर अब पूरी डिटेल्स आएंगे। जो दूसरा पहलू है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब से 2016 से के अंदर सोमालिया से जो कि उनका हमसाया मुल्क है, वहाँ एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट हैं, वहाँ इस्लामिक टेररिस्ट, और वो समझते हैं कि कीनिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो समझते हैं ये अच्छे मुसलमान नहीं हैं, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। तो वो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और आके यहाँ इन बॉर्डर एरियाज़ के अंदर टारगेट किलिंग करते हैं। और पुलिस जो है उसकी स्पेशल स्क्वाड्स बनाई गई हैं इनको रोकने के लिए। कीनिया के पास इतनी बड़ी फ़ौज नहीं है, तो पुलिस फोर्स जो है वो काफ़ी एक्टिव है। तो एक तो ये एंगल है टेररिज्म का। इसके अंदर एक और भी पहलू है। हाँ, वो क्या है? वो ये है कि इनके जो सदर साहब हैं केनिया के, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ भी एक महाज है वहाँ, और उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया कि उनके जो इदारे हैं वो टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं अपने अपोनेंट्स की। उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है वहाँ। अच्छा, तो दो किस्म के इल्ज़ाम चल रहे हैं। एक ये टेररिस्ट्स फ्रॉम सोमालिया, जिसके बेसिस के ऊपर केनिया गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि 1000 किलोमीटर लंबी बॉर्डर के ऊपर पूरी एक दीवार बनाई जाएगी ताकि उधर से ये लोग क्रॉस ओवर ना कर सकें, जो कि प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। तो ये सीरियस थ्रेट थी। दूसरे ये कि इसीलिए पुलिस बड़ी एक्टिव है वहाँ और ट्रिगर हैप्पी, बिल्कुल ज़ाहिर। तीसरी चीज़ ये भी अब वहाँ खबरें आ रही हैं वहाँ कि टारगेटेड किलिंग्स हैं वहाँ। अभी हाल ही में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव एक इंडियन कंपनी का, वो किडनैप हो गया था और उसको मार दिया टेररिस्ट ने। वो भी मुसलमान था, फ्रॉम मुंबई मेरा ख्याल है। इसी तरीके के साथ एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था जो कि टैक्सी ड्राइवर भी था मगर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी था, वो भी उसको भी टारगेटेड किलिंग के ज़रिए मार दिया। और उस वक़्त भी पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि मिस्टेकन आइडेंटिटी, कि गलत फहमी हो गई, हमने किसी को समझा था ये टेररिस्ट है इसलिए हमने ये किया। तो आज भी पुलिस यही कह रही है, मिस्टेकन आइडेंटिटी। तो मिस्टेकन आइडेंटिटी उस वक़्त भी इस्तेमाल किया गया और आज भी ये किया जा रहा है, मिस्टेकन आइडेंटिटी। अब मिस्टेकन आइडेंटिटी बिल्कुल हो सकती है, जब वॉर जोन्स हों तो उसके अंदर बिल्कुल शूट फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस लेटर, ये होता है। हमारे अपने एक्सपीरियंस में हमें पता है ये होता है यहाँ। लॉट ऑफ पीपल गेट किल्ड, इनोसेंट पीपल, ये जो जहाँ इस किस्म के हादसे हो रहे हों, टेररिज्म हो रही हो, तो वहाँ ये डैमेज तो होता है, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं वहाँ। टारगेटेड किलिंग, रोड ब्लॉक, मिस्टेकन आइडेंटिटी एक तरफ, दूसरी तरफ यहाँ से जो पीटीआई का मौक़िफ़ है कि नहीं, टारगेटेड किलिंग बनाई गई थी और टेक आउट किया गया बिकॉज उन्होंने तनकीद की थी इदारों की यहाँ एंड सो ऑन। अब मैं समझता हूँ कि जो मेरे लिए इसमें जो चीज़ अहम है वो दो बातें हैं। एक तो ये कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और हकीकत जो भी हुई है वो सामने आनी चाहिए। क्या ऐसी इंक्वायरी होगी या नहीं होगी और हकीकत जो है वो सामने आएगी या नहीं आएगी। हमारा एक्सपीरियंस जो है वो यही है कि पुलिस अपनी स्टोरी के ऊपर टिकी रहती है और हुकूमतें जो होती हैं अपनी पुलिस की स्टोरी को ही आगे बढ़ाती हैं, उसको बरक्स उसके कोई नहीं बात करती। मगर यहाँ ये कहा गया है कि जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे जिन्होंने फायरिंग की उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके ऊपर अब तफ्तीश होगी। तो चले कुछ कदम तो उठाए गए, मगर इसका दूसरा पहलू जो है जिससे मैं ज़्यादा परेशान होता हूँ वो क्या है? वो ये कि इस मुल्क में अब इस किस्म का
एक सोच बनती जा रही है जिसके ऊपर तबसरा करना ज़रूरी हो गया। पहले हमें ये कहा जाता था कि एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट इंसर्जेंट्स, बलोच इंसर्जेंट्स कर रहे हैं, वो बातें करते हैं और वो गुस्से में करते हैं, क्योंकि वहाँ भी बड़े डिसअपेरेंसेस हुए हैं, बड़ी डेड बॉडीज़ मिली है, मगर तनकीद भी होती है। अभी हाल ही में आसफा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी मैंगल साहब ने बात की है इसके ऊपर कि वो डिसअपेरेंसेस हैं, तो ये इल्ज़ाम है। उधर फाटा में मंजूर पश्तीन और उनके दोस्त, वो भी कॉन्फ्रेंस में बोले, वो भी बोले हैं। अच्छा, और उनकी तरफ से भी इस किस्म की बातें हैं कि जो है वो यहाँ की वो ये कर रही है वहाँ। वो ये कि अब सारे पाकिस्तान में जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो भी, उन्होंने भी उसी किस्म की बातें इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ करनी शुरू कर दी है। जो पश्तून या बलोच नेशनलिस्ट और किसी स्टेज पे सिंधी नेशनलिस्ट भी करते थे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बातें कि जी इनकी वजह से ये मुल्क में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये पहले तो ये बॉर्डर एरियाज, पेरिफेरी में नेशनलिस्ट, सब नेशनलिस्ट, अब मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के अंदर, मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट अटैक आने शुरू हो गई। और नॉट ओनली दैट कि एक्स रिटायर्ड ऑफिशियल्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, वो भी खुद अपने पुराने इदारे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए पहले भी बहुत ख़तरनाक बात थी, क्योंकि अगर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स ऐसे ही शुरू होते हैं और ऐसे ही फिर आगे बढ़ते हैं और बाहर के मुल्क जो है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के करते हैं, गड़बड़ करते हैं, तो अब तो पाकिस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम के अंदर ये बात होनी शुरू हो गई है। पुराने ज़माने में हम जैसे लोग थोड़ी बहुत सियासी तनकीद करते थे कि जी आप जमहूरियत को डिरेल ना करें, या नज़रिए का इख्तलाफ होता, या थोड़ा बहुत नज़रिए का स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की, मगर अब तो ये इसका पैमाना ही बिल्कुल बदल गया है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट है और मैं समझता हूँ इसका सबक सीखना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को कि इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से और नी जर्क रिएक्शन की वजह से इस किस्म के अब मौक़े बढ़ते जा रहे हैं और ये मुल्क एक शदीद बहरान का निशान बन चुका है, निशाना बन चुका है, और जिसके अंदर से बाहर का इतना ख़तरा नहीं है, इम्प्लोजन का अंदर से बहुत बड़ा ख़तरा है। सो ये अरशद शरीफ साहब का जो केस है, अगेन इसने और भी हाईलाइट कर दिया है। अब शक शुबहात इतने हो गए हैं और गुस्सा इतना है पीटीआई के लोगों के अंदर कि इस किस्म के इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाने शुरू कर दिए। हालांकि कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ हुई है या कर भी कुछ सकता है ऐसे, मगर अब हालात ऐसे बिगड़ गए हैं कि जो उठता है वो कोई ना कोई इस किस्म की बात कर देता है। और इसीलिए मेरा ख्याल है फरवा के इसके ऊपर जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस की आप बिल्कुल उसका भी तबसरा हम करेंगे एग्जैक्टली, तो उसमें भी अब तबसरा क्या करना है हमने कर ही दिया है कि वहाँ मंजूर पश्तीन साहब ने भी बड़ी बातें की हैं, खुल के बातें की हैं, जिन्होंने उनको सुना है। मैं देख रहा था फरवा के सब लोग सन्नाटा था, सुन रहे थे, और फिर एक छोटा सा ग्रुप था जो कि नारे लगा रहे थे। ज़ाहिर है उनके सपोर्टर्स थे वो, मगर बड़ी ख़तरनाक किस्म की ये गुफ्तगू है और अब ओपन प्लेटफॉर्म से ये आनी शुरू हो गई है। पहले इसको रोका जा रहा था, अब नहीं रोक सकते इस किस्म के बयानिए को, फिर इसमें बड़ी हकीकत है। ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने भी खिताब किया, उस पर भी हम सेठी साहब आएंगे, गुफ्तगू करेंगे, आपका तज्जिया ज़रूरी है। एक ब्रेक जो है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सेठी साहब, आपने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, फिर आपने मैंगल साहब का खिताब का जिक्र किया, मंजूर पश्तीन का जिक्र किया, और फिर वो नारे भी लगे उस कॉन्फ्रेंस के दौरान। फिर हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब उस कॉन्फ्रेंस से खिताब के लिए पहुंचे थे वहाँ पर स्टेज पर, तो फिर कुछ चंद लोगों ने उनसे भी सवाल किया अली वज़ीर के बारे में, उनकी राय से मुतालिक। तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान दिया था जिससे अब वो उन्होंने यू टर्न ले लिया, लेकिन उस वक्त जो बयान दिया था वो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा था कि जिन्होंने ये किया है उनके पास जाके आप ये नारे लगाएं। अलबत्ता जो अभी रिसेंटली बयान वज़ीर ख़ारजा का आया है बिलावल भुट्टो का, उस पर उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया है, जो कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए उस पर भी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी उस पर जो है अपना इजहार राय किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कॉन्फ्रेंस में इदारों के ख़िलाफ़ ऐसी नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, हुकूमती एक नुमाइंदगी तो थी।
और फिर अभी हम जो रिसेंटली डेवलपमेंट देख रहे हैं वो है कि उस तकरीर के बाद जिसका आप जिक्र करते मंजूर पश्तीन की, उनके खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी के एक्ट के तहत मुकदमा भी FIR भी काट ली गई है। तो ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं? बयान दिए जाते हैं फिर उस पर पीछे हो जाया कर लिया जाता है। देखिए फरवा, ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। इस किस्म की कॉन्फ्रेंस पे जब आप मंगल साहब को बुलाएंगे या काजी फायज़ ईसा साहब को बुलाएंगे या मंजूर पश्तीन को बुलाएंगे तो ऐसी बातें होंगी, बिकॉज़ वो दलेर लोग हैं, सच बोलते हैं और वो खड़े होकर जहाँ होता है वो एक ही बात करते हैं, कोई दूसरी बात नहीं करते। उनमें उन्होंने किसी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की किसी किस्म की, तो इसीलिए उन्होंने सफ़र भी बहुत कुछ किया है। ठीक, तो अब ऑर्गेनाइजर्स जब ये फ़ैसला करते हैं कि ऐसे लोगों को बुलाना है तो फिर ये सुनना पड़ती है बात। अच्छा, अब बात ये है कि जब सुननी पड़ती है तो फिर जो इदारे हैं उनको भी सुननी चाहिए ना फिर, क्योंकि अगर इजाज़त मिलती है इस किस्म के कॉन्फ्रेंस की तो फिर ज़ाहिर है ये बातें तो होंगी। तो अब मंजूर पश्तीन साहब के ऊपर एक और FIR कट के क्या फ़र्क पड़ता है उनको? पता नहीं कितनी दर्जनों के हिसाब से FIR उन पर कटी हुई है, और FIRs काटने के साथ अब बंदा अपनी सोच तब्दील नहीं कर लेता या नज़रिया नहीं तब्दील कर लेता, बिकॉज़ ये लोग बड़े कमिटेड लोग हैं और दुखी लोग हैं, और इनके दुखों को आप FIR के साथ नहीं दबा सकते। तो इनके साथ बात करनी पड़ेगी, इनके जो मौक़िफ़ है उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, और इनको दायरे के अंदर लाना पड़ेगा। ये नहीं कि इनको धकेलना पड़ेगा दायरे से बाहर, आइन के दायरे के अंदर सबको सबके साथ सही तरीके से डील करना पड़ता है। और ये मार कुटाई और स्पेशल सेक्शंस और स्पेशल डिस्पेंसेशंस और टेररिज्म के एक्ट को लेके सिटीजन्स के ऊपर कर देना एक तकरीर के ऊपर ऐसे, दिस इज़ नॉट द वे मॉडर्न स्टेट शुड बिहेव, बट यहाँ ये हो रहा है। और अभी तक शायद पूरा सबक नहीं सीखा, कुछ सबक सीख रहे हैं मगर अभी पूरा सबक नहीं सीखा, पर चले वो भी सबक सीख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मगर उस वक्त तक नुकसान बड़ा मुल्क तक हो जाता है, वो जो डिवीज़न हो जाती है ना मुल्क के अंदर, वो फिर बाहर के पावर्स जो होते हैं उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, जिसको खुद ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहती है 5th जनरेशन वॉरफेयर। तो अब यह है कि जब ऐसी बातें होंगी, और आजकल के सोशल मीडिया के ऊपर आप ये कॉन्फ्रेंस करें या ये आप वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर लेते तो बात तो एक ही थी। मेन स्ट्रीम मीडिया तो अभी भी काट देगा बहुत सी चीज़ें, प्रिंट में वो निकाल देंगे। तो ये तो सारा कुछ जो है अब यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पे है, और वहाँ तो आप नहीं रोक सकते। तो इसको रोकने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, अपना बयानिया बदलना चाहिए, आपको एतमाद, आवाम को एतमाद में लेना चाहिए और आवाम की हिमायत करनी चाहिए। तो ये एक तो ये। अब आइए बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी मुझे तो किसी ने चुना नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट ने कोई मैंने डील करके मैं नहीं आया। तो ये सही है, कोई ऐसी डील वील नहीं है कि जी इनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाए या नहीं। ये PDM इकट्ठी जो हुई थी वो कोई डील के मुताबिक नहीं हुई थी, उनको खुद ही एहसास हो गया था कि इस्टेब्लिशमेंट दूर हो गई इमरान खान से। ये इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं गए थे पूछने के लिए अब हम इकट्ठे हो जाएं या ना हो जाएं। इनको इस बात की समझ आ गई थी अगर वो दूर हो गए तो अब हम अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो ये इनकी वजह से वो सहारा था उसको, और ज़ाहिर है हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई थी। और अब क्योंकि ये उससे दूर हो गए हैं तो अब हम अपना काम करें। और आपने देखा 6 महीने लगे इनको इकट्ठे होने में, 10 नवंबर से शुरू हुए और अप्रैल तक पहुंच गए। तो इसलिए अगर इस्टेब्लिशमेंट के सिग्नल के ऊपर ये करते तो नवंबर में ही ख़त्म हो जानी थी गेम। दो ही तो, एक चौधरी परवेज़ लाई और एक MQM को इधर उधर करना था ना, ज़्यादा बड़ी बात तो थी नहीं। तो वो तो एक झटके में हो सकता था। तो इसलिए इनको इतना वक्त लगा कि एतमाद बनाना था। तो वहाँ तक तो बिलावल भुट्टो साहब सही कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की डील के साथ तो वो नहीं आए, ना ये ओहदा उनको इसलिए मिला। मगर ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो अब उन्होंने बयान दिया है, अभी आज जो बयान दिया है कि इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए, मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने भी कुछ ऐसी बातें कर दी कि जाएं वहाँ जाके उनसे पूछें वगैरह। और उधर शहबाज शरीफ साहब ने भी बयान दे दिया। एक तरफ वो खैर मकदम करते हैं इस किस्म की कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि ज़ाहिर है इट्स अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट से जो स्टीव आए हुए थे, मिस्टर स्टीव, उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया था 8 घंटे के लिए। वो रिप्रेजेंट करने आए थे, बोलने आए थे, उनकी स्पीच थी।
इमरान खान के दौर में भी आसमा जहांगीर साहिबा की कॉन्फ्रेंस हुई थी और स्टीव बटलर ये आए थे बटलर, और इनको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया था और इनको नहीं अटेंड करने दिया था, डिपोर्ट कर दिया गया था। तो फ़र्क इमरान खान की रजीम और शहबाज शरीफ की रजीम में ये है कि वो पुराना नाम इनका लिस्ट पे था तो रोक लिया गया, मगर जैसे ही शहबाज शरीफ साहब को पता चला कि ये हुआ तो उन्होंने फ़ौरन इतलाक़ ऑर्डर किया FIA को कि इनको बिल्कुल आने दिया जाए और इनको ना रोका जाए। तो देखिए ये फ़र्क है। तो इदारे तो एक ही ऑर्डर के ऊपर चलते हैं, मगर अगर ऑर्डर चेंज हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब शहबाज शरीफ साहब ने भी जो ये कहा है कि इदारों को अटैक नहीं करना चाहिए, और भुट्टो साहब भी जो है वो माजरत कर रहे हैं, शर्मिंदा हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बात की जिसके साथ इदारों के ऊपर निशान आया। तो अर्ज़ है कि ये मैं आपको बता दूँ हुआ क्या होगा, ठक करके फ़ोन आया होगा। और बिलावल भुट्टो साहब के लिए तो ये बहुत बड़ा एजाज़ था कि फॉरेन मिनिस्टर बना दिए गए। वो नहीं चाहते कि कोई डिरेल ना हो जाए या उनके ख़िलाफ़ ना कोई अब कार्रवाई हो जाए। तो ये इनको भी हो गया, दोनों को, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी। वॉच इट, इतने अच्छे तल्लुकात हैं, आप तल्लुकात ख़राब ना करें। तो मगर जो दिलचस्प बात यह है कि अगर टाइम अगर है अभी तो 8 मिनट हुए, 2 मिनट और हैं इस सेक्शन में, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़रा डिस्कस कर लिया जाए काजी फायद ईसा साहब की स्पीच, क्योंकि वो तो तुम्हें पता ही है जिस किस्म की बातें करते हैं। बिल्कुल। तो अब बात यह है कि जज साहब ने कहा कि जी अयूब खान, ज़ियाउल हक, उन्होंने अपनी ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट बताई। वाइट लिस्ट में उन्होंने कहा ये ब्लैक लिस्ट में है मेरे, ठीक है। उन्होंने कोई जर्नल, वाइट लिस्ट में जर्नल किसी का जिक्र नहीं किया एक्सेप्ट 2 जो पार्टीशन के फौरी तौर के बाद 2 ब्रिटिश जनरल्स थे, आर्मी चीफ्स थे, उनका जिक्र वाइट लिस्ट में कर दिया। उसके बाद इनके खाते में कोई और जनरल वाइट लिस्ट में नहीं आया। बाकी 3 उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिए। एक तो ये, दूसरा ये कि जजेस के बारे में भी उन्होंने कहा ब्लैक लिस्ट है और वाइट लिस्ट है। और वहाँ भी उन्होंने 3 जजेस का नाम लिया, मगर बाकी किसी और का वाइट लिस्ट का नाम नहीं लिया। अब उन्होंने वाइट लिस्ट शो नहीं की अभी अपनी वाइट लिस्ट शुरू नहीं की और ना ही करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा। मैं वो भी अगर आप पूछेंगी तो बताऊंगा क्यों नहीं करेंगे। मैं तो पूछना मगर पहले वो डिस्कस करें ना कि वो जो ब्लैक लिस्ट में जो जजेस हैं, ब्लैक लिस्ट में जो जजेस हैं उनमें उन्होंने जस्टिस मुनीर का जिक्र किया। जस्टिस मुनीर वो साहब थे जो कि उस वक्त का फेडरल कोर्ट था, जिसका आज जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने फैसला दिया था मार्शल लॉ के हक़ में, जिसमें उन्होंने कहा था लॉ ऑफ नेसेसिटी, ये जो कानून है जिसके तहत क्यों कि सारे मार्शल लॉज को कानूनी हैसियत दी गई है, आइनी हैसियत दी गई है, लॉ ऑफ नेसेसिटी। उनका ये कहना था कि जब एक कू हो जाता है तो एक इनकलाब होता है। इनकलाब जो है वो अपनी एक नई कानून एक नया लेके आता है, तो इसलिए उसको गैर कानून कहना मुनासिब नहीं है। वो लॉ ऑफ नेसेसिटी, उनको गैर कानूनी कहना कानूनी नहीं है, कानूनी नहीं है, क्योंकि वो अपना कानून बना लेते थे और वो अपने कानून के तहत उनको जज करना पड़ता है। तो एक तो ये कि, और वो बाय द वे ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि जस्टिस मोहम्मद मुनीर साहब जब वफ़ात पा गए 80s में, तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है फ्रॉम जिना टू ज़िया। तो वो जिना टू ज़िया के अंदर वो उस वक़्त 82 साल के थे जब उन्होंने ये किताब लिखी, और वो शाया हुई है पाकिस्तान में और बहुत हर एक ने, सब वकीलों ने पढ़ी है और लोगों ने भी पढ़ी है। उसके अंदर वो वफ़ात से पहले उन्होंने, वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है मेया कल्पा, मेया कल्पा से मुराद ये है कि उन्होंने तस्लीम किया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमाकत हो गई, ये फ़ैसला जो मेरा था ये पाकिस्तान के गले में पड़ गया है और मैं माज़रत चाहता हूँ, इस फ़ैसले को मैं वापस लेना चाहता हूँ फ्रॉम जिना टू ज़िया। तो वो वफ़ात से पहले अपनी सॉरी करके, गलती तस्लीम करके वो वफ़ात पा गए। तो मगर जो उन्होंने डैमेज किया वो तो डैमेज है, आज तक लॉ ऑफ नेसेसिटी जो है वो तलवार एक चलती रहती है हमारे ऊपर। तो दूसरा उन्होंने जिक्र किया उन चीफ़ जस्टिस साहब का जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिलाई, और तीसरा फिर उन्होंने एक और चीफ़ जस्टिस साहब थे जिन्होंने मुशर्रफ साहब के इमरजेंसी वगैरह को और जजेस के ऊपर उस केस के अंदर जिन्होंने फैसले दिए ऐसे किसी, और जस्टिस इरशाद हसन। तो मैं ये समझता हूँ कि और भी जजेस हैं जिनको ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, और जेन्युइनली कुछ जजेस हैं जिनको वाइट लिस्ट में डाला जा सकता है। तो मैं मुंतज़र हूँ कि जज साहब अगली स्पीच के अंदर कुछ और जजेस जो हैं जो ब्लैक लिस्ट में हैं, अगर आज के जजेस के बारे में नहीं बात कर सकते तो हम तो समझ जाएंगे, मगर जो चले गए हैं उनके बारे में तो बात कर सकते हैं। उन्होंने एक जजमेंट का तो जिक्र किया है जो कि इकामा वाली जजमेंट का, नवाज शरीफ साहब के केस का रेफरेंस, उसका रेफरेंस तो दिया है, तो फिर शायद मुनासिब होता कि जो उस वक़्त के चीफ जस्टिस थे जिनके अम्ब्रेला के नीचे ये सब कुछ हुआ, शायद उनका भी नाम ले लेते। चले वो नहीं लेते, हम तो लेते हैं, हमारे खाते में तो वो भी ब्लैक लिस्ट में होने चाहिए। तो बहरहाल आई थिंक दैट्स वे वी आर। और मैं समझता हूँ कुछ ऐसे जनरल्स भी हैं
पाकिस्तान की अफवाज पे, जिनको वाइट लिस्ट में भी होना चाहिए। जहांगीर करामत साहब हैं, जनरल जहांगीर करामत, अपराइट सोल्जर, और ख़ुद रिज़ाइन करने वाले कि जी मैंने एक छोटी सी बात की, अगर आपको पसंद नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब तो मैं घर चला जाता हूँ। और इस किस्म के अपराइट जनरल्स भी हैं और भी हैं, किसी वक्त जिक्र हम कर सकते हैं उनका। ठीक है एसडी साहब, लेकिन एक और भी लिस्ट है और वो लिस्ट है नाअहली की, जिस पे हम ब्रेक से वापसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक एसडी साहब। आपने एक जो नाम है वो तो वाइट लिस्ट में डाल दिया जनरल की, लेकिन और भी तो नाम होंगे, कोई 2-3 नाम और भी मैं बताएं जो लिस्ट में आपकी हैं, वाइट लिस्ट में। हाँ नहीं हैं, बिल्कुल हैं, 1-2 हैं बिल्कुल। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, अच्छा, मेरे फेवरेट जनरल, और बड़ी बदकिस्मती है कि वो बड़ी जल्दी वफात पा गए थ्रू अ हार्ट अटैक, मगर ग्रेट जनरल, ग्रेट अपराइट मैन। जनरल अब्दुल वहीद खाकड़ जो कि उनके बाद आए, उन्होंने बड़ी अपराइट तरीके के साथ जो भी फ़ैसले किए, बड़े अच्छे फ़ैसले किए। बहुत कुछ कर सकते थे, टेक ओवर भी कर सकते थे, नहीं किया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ हैं ऐसे जनरल्स जिन्होंने आइन का पूरा दिफा किया। चलें, ये तो आपकी वाइट लिस्ट हो गई। आई होप कि काजी फायदी साहब भी कभी अपनी वाइट लिस्ट डिस्क्लोज कर देंगे। लेकिन एक और लिस्ट है और वो है नाअहली की लिस्ट। आपने देखा ही होगा कि 21 अक्टूबर को जुम्मे के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से 63(1)P के तहत जो है वो नाअहल करार दे दिया गया। अब इसमें बड़ा अभाम है सेठी साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि लोग कह रहे हैं, अक्सर लोग, क्योंकि गवर्नमेंट ये स्टांस दे रही है कि शायद 5 साल के लिए नाअहल हो गए हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चले गए हैं और उन्होंने भी खैर अभी उनको कहा है कि रुको ज़रा सब्र करो, अभी आप जो एतराज़ात हैं वो पहले ख़त्म करके लेकर आएँ, फिर हम इसे सुनेंगे इसको, और फिर ये फ़ैसला हम इस तरह कलअदम करार नहीं दे सकते जब तक तफसीली फ़ैसला ना आ जाए। तफसीली फ़ैसला अलबत्ता आ चुका है, आपने भी फ़ैसला पढ़ लिया सेठी साहब, तो मुझे बताएं कि इसमें क्या है। ये जो 63P है, इसमें आपने क्या पढ़ा है, क्या ये जो लॉ है ये वाकई 5 साल के लिए नाअहल करा देता है? देखिए ये कानून के ऊपर तो मुझे तबसरा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये कानून वाले जो हैं वही करेंगे, तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। तो नाअहली के ऊपर तबसरा? हाँ, उससे मैं जरूर करूँगा, वो मेरा एक क्लिप है, बिल्कुल मैं चाहूँगी कि हम दिखाए ना मैंने क्या कहा था। हाँ जी, और सेठी साहब ने जो वक्तन फवक्तन इस केस के हवाले से पेशगोइयाँ की हैं ना, पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ओपन एंड शट केस, इन्होंने तोशा खाना से जो चीज़ें ली हैं जी, उसके जो पैसे अदा किए वो अपने रिटर्न्स में नहीं शो किया जी, सीधी सी बात है। तोशा खाना में मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आज रिजर्व हो गई जजमेंट, केस ख़त्म हो गया। अब जो सुनना था इलेक्शन कमीशन ने दोनों साइड्स को सुन लिया है। तो मैं ये समझता हूँ ये एक तलवार, जो मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, अब कुछ तलवारें हैं जो कि लटक रही हैं, लटकेंगी और लटक रही हैं। अब ये तलवार अब पक्की तेज़ हो गई है। पहले केस चल रहा था, अब केस क्लोज हो गया, अब जजमेंट रिजर्व हो गई है। जिस दिन तलवार चलानी होगी उस दिन जजमेंट आ जाएगी, के ख़िलाफ़ अदालत हाई कोर्ट में स्टे मिल जाएगी, फिर वहाँ ये लंबा चलेगा। फिर अगर वहाँ से ये निकलता है तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ भी ये लंबा चलेगा। इसका ये मतलब है कि पहले यहाँ थोड़ी डिले होगी, फिर अगर खान साहब की बात नहीं मानी जाती तो वो फिर हाई कोर्ट में खान साहब चैलेंज करेंगे अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को, वहाँ स्टे हो जाएगी ये जजमेंट जब तक हाई कोर्ट इसका फ़ैसला नहीं करेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो या ना हो, ये खान साहब इफ़ेक्टिवली डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अगर होती है तो स्टे हो जाएगी और ये मामला आगे चलेगा। 2 तलवारें लटक रही थी, एक गिर गई। आपने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा, रुजू किया गया है। शेठी साहब, अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछती हूँ, आगे क्या होने वाला है? आगे ये होने वाला है कि वही स्टे होने वाली है। वो कहेंगे जी ठीक है, आपने इलेक्शन लड़नी है तो आप लड़ लें। ये जो इस वक्त डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, ये मैक्सिमम ये है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन अभी आपकी सीट चली गई है, इसका ये मतलब नहीं अगली इलेक्शन नहीं लड़ सकते। NA-95 चली गई, तो वो अब NA-95 चली गई, तो वही, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जल्दी क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आपको हमने रोका तो नहीं इलेक्शन से, अभी अगर आपने लड़नी है इलेक्शन तो आप लड़ लें, कोई प्रॉब्लम। मगर साथ साथ ये भी उन्होंने कह दिया कि आपको एक तरफ आप पार्लियामेंट में जाना नहीं चाहते, दूसरी तरफ आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सीट नहीं रख रहे। तो वो इशारा वहाँ फिर हो गया है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो कुछ नहीं होगा, यहाँ ये अब केस चलेगा और खान साहब को उन्होंने कह दिया आप इलेक्शन लड़ें, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन एक किस्म की स्टे हो गई है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसके 2 पहलू हैं, एक ये कि डिस्क्वालीफाई हो गए आप इलेक्शन में, आप ये सीट आपकी चली गई है। दूसरा ये कि अब आपके ख़िलाफ़
एक और अदालत के अंदर कार्रवाई होगी कि आपने सिर्फ गलत बयानी नहीं की, आपने कुछ करप्शन भी की है, तो वो उसके ऊपर अब केस चलेगा। तो वो भी कहीं नहीं जाएगा और ये भी कहीं नहीं जाएगा। ये अब ये तो मैंने कहा ना, तलवारें जो हैं ये बस लगेंगी, खान साहब आएंगे जाएंगे अदालतों में और चक्कर लगाते रहेंगे और ये चलता रहेगा। कोई खान साहब को पॉलिटिकली नुकसान होगा इस चीज़ का, फॉलोअर्स के हवाले नहीं, देखिए से? आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म की चीज़ें का नुकसान तो होता ही है। फौरी तौर पे नहीं लगता कि नुकसान होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग फिर सोचों में तो पड़ ही जाते हैं ना यार, जहाँ धुआं है वहाँ कोई आग तो लगी होगी, दाल में कुछ काला तो होगा। हर बंदा उस जज्बे के साथ नहीं खान साहब को सपोर्ट करता। बहुत से तो लोग हैं वो इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो शरीफों के ख़िलाफ़ है। तो इसका ये मतलब है उन्हें एहसास है गड़बड़ की है हमारे बंदे ने, मगर वो ये है कि ये सबसे बेहतर है अभी भी, और गड़बड़ की है तो सो वॉट, हम तो फिर भी इसी को वोट देंगे, उनको तो नहीं देना। और फिर ये भी अपने आप की गलती तस्लीम तो बहुत कम लोग करते हैं ना, और इस किस्म की गलती तो नहीं करते, और फिर जाके वोट डालेंगे वो। ठीक है सेठी साहब, इस पे सवालात तो बहुत है। अभी तो मैंने एक और भी टॉपिक रखा हुआ था डिस्कस करने के लिए, यार वो जरूर करना है, वो कल जरूर करेंगे, वो कल हम लाजमी करेंगे क्योंकि वक्त की किल्लत है और वक्त की किल्लत की वजह से हम इजाजत चाहते हैं। तो नजम सिटी बता दो ना कौन सा है कल। हाँ, मैं डिस्क्लोज कर देती हूँ। एक लॉन्ग मार्च का तस्करा, और उसके ऊपर खान साहब ने जो कहा है, और फिर वो होगा नहीं होगा, क्या कैसा होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, कौन जाएगा, वो सारी बातें कल मैं बताऊंगा। वो सारी बातें होंगी कल के प्रोग्राम में। लेकिन फिल वक्त नजम सिटी शो से फरवा वहीद को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।